थोड़ी ही देर में पेश होगा देश का आम बजट। किसान, युवा, कारोबारियों को बजट से बड़ी उम्मीदें। राष्ट्रपति ने बजट पर लगाई मुहर। आम बजट के साथ वित्त मंत्री पेश करेंगी रेल बजट। रेलवे के पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर होगा सरकार का फोकस। यात्रियों को भी राहत की आस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए आज का दिन अहम। वित्त मंत्री के भाषण पर होगी पूरे देश की नजर। मिडिल क्लास को बजट से बड़ी उम्मीदें। मोदी सरकार 2.0 का आज आखिरी बजट। 2024 चुनाव से पहले सरकार की वोटों पर नजर। सभी राज्यों के बजट पर नजर। किसान, नौजवान, सेना और कारोबारियों की बजट पर निगाहें। सभी के लिए खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा। वित्त मंत्री के पिटारे पर सबकी निगाहें। बजट से पहले शेयर बाजार हुआ बम-बम। 250 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। और वित्त मंत्री के पिटारे में क्या? तो वित्त मंत्री के पिटारे में क्या होगा, ये तो 11 बजे पता चलेगा। और 11 बजने में अब कुछ ही घंटे शेष है। कुछ घंटों की दूरी के बाद आम बजट पेश हो जाएगा। अब से ठीक 1 घंटे बाद पेश होगा आम जन का आम बजट। और वित्त मंत्री क्या कुछ घोषणाएं करने वाली है, किसके लिए ये बजट अच्छा होगा, किसको निराशा दे जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सभी को उम्मीदें हैं कि सबके लिए वित्त मंत्री के पिटारे में कुछ ना कुछ होगा। राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है, उनकी मोहर लग चुकी है और अब संसद भवन भी पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। एक वार्म अप होगा, तैयारी होगी कि किस तरीके से बजट को पेश करना है, कौन से बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करना है, किन बिंदुओं को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है इस बजट में। और 75 मिनट से ज्यादा का ये बजट होगा, जिस पर आज वित्त मंत्री अपना भाषण देंगी, बजट को पेश करेंगी। जहां आपको बता दें, पूरे देश से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई, जिसमें 5 ऐसी प्रमुख बातें रही जिस पर सभी का फोकस रहा। हम आपको बता दें कि सबसे पहले टैक्स पेयर को छूट की आस है इस बजट से। दूसरा, महंगाई से राहत देने वाले चीजों का ऐलान किया जा सकता है। किसानों की सम्मान निधि, जो कि प्रधानमंत्री किसान निधि चल रही है, उस पर और राहत मिल सकती है। और अब हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए भरत भूषण अर्थशास्त्री, मयंक रस्तोगी कारोबारी, किरीट पारेख अर्थशास्त्री, सुभाष सिंह किसान नेता, कमलेश राठौर गृहिणी, प्रवीण गुप्ता संवाददाता दिल्ली से, कुलदीप भरत संवाददाता दिल्ली से और अनुपम भंड, केपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ, और किसान नेता सुभाष सिंह जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले भरत भूषण अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पद्म भूषण कहना चाहिए, भारत भूषण नहीं। सुनिए, मैं मानता हूं कि बजट में तो सबके लिए कुछ न कुछ से होगा ही, क्योंकि इस साल कुछ 9 राज्यों में चुनाव होने वाला है और अगले साल आम पार्लियामेंट्री चुनाव भी होगा। तो ये बजट सबके लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही। लेकिन वित्त मंत्री के सामने बड़ी चुनौती तो ये है कि ये सब करने के बावजूद भी उनको जो फिस्कल डेफिसिट है वो इसको ठीक से काबू में रखने के है। तो इसके लिए हमें क्या हो सकता है कि सबका जो ऑल इंक्रीजेस इन वेरियस रेवड़ीज, जब सब रेवड़ी और जलेबी में इंक्रीज करेंगे
तो इंक्रीज इन्फ्लेशन के कम होगा, सो कि सरकार के एक्चुअल एक्सपेंडिचर वुड बी लेस एंड वुड बी एबल टू हैव सेव सम मनी फॉर वेरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए जो जरूरी है देश के आर्थिक प्रगति दर बढ़ाने के लिए, जी तो जो निवेश करना चाहिए वो भी इसके लिए करेंगे। और मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देखिए तो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज फॉर गवर्नमेंट टू डू समथिंग फॉर द पीपल। देखिए, क्योंकि आज पेट्रोल और गैस का दाम कम हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो सरकार मेरा ख्याल से थोड़ी इसकी कीमत भी कम कर सकती है, तो लोगों को राहत मिलेगी इन्फ्लेशन से। और साथ साथ और भी कर सकते हैं, जो करने की जरूरत है वो उसमें कई जगह वो जो इसकी आमदनी बढ़ेगी, बिकॉज हम रशिया से काफी सस्ता ऑयल ले रहा है। जी भूषण जी, जी सरकार की आमदनी बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने कोई प्राइसेस कम नहीं किए इसके हिसाब से, लेकिन अब थोड़ी सी कम करेंगी क्योंकि सबको राहत मिले। जी और जी। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि जो बेरोजगारी का सवाल है, खास करके शिक्षित लोगों में बेरोजगारी का सवाल है, उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सबको जो शिक्षा के लिए लोन दी जाती है वो सस्ते दर में और काफी आसानी से मिल सके, तो सम ऑफ द बेरोजगार लोग। जी सर, बिल्कुल हमारे साथ कई बेरोजगार कारोबारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इसमें मयंक रस्तोगी जुड़े हुए हैं। जी मयंक जी, आप एक कारोबारी हैं, आपको भी बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, जीएसटी को लेकर के भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस बार, क्या कहेंगे? जी मयंक जी, दिख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं हम। किसान नेता सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुभाष सिंह जी, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रति साल मिलती है कि सभी किसानों को, और इसको लेकर के भी आप लगातार मुखर हैं कि इस पर और कोशिश की जाए किसानों को और ज्यादा से ज्यादा निधि पहुंचाने की, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको इस किसान निधि से? इस बार चमकाई जाएगी इस किसान निधि को? और तो आपसे बात करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक है, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे संसद भवन। देखिए धीरे धीरे जो चीजें हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, 11 बजे की तरफ बढ़ रही हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर पूरी सिक्योरिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं और एक बैठक को संबोधित करेंगे। उनके कैबिनेट की ये बैठक है जिसमें वित्त मंत्री भी शामिल होंगी। एक गहन चर्चा होगी कि विपक्ष क्योंकि अपनी तैयारियों में लगा हुआ है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, उन सभी घेरों को तोड़ करके सरकार को इस बजट को पेश करना है, जनता के बीच में जनता को अपनी बात समझानी है। और इसी को लेकर के ये एक वार्म अप मीटिंग है, ये कैबिनेट की बैठक है जो कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों बाद कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें चर्चा होगी कि किस तरीके से इस बजट को विपक्ष के सभी घेरों को तोड़ करके आगे पेश करना है, जनता के बीच में रखना है। और 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। लगातार इस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। साथ ही अमित शाह भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अपडेट के साथ आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में होंगी। उसके बाद 11 बजे से बजट पेश होगा। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री संसद भवन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री भी संसद भवन पहुंच चुके हैं
और आज ये आम बजट आने वाला है और इसको लेकर के सभी को काफी उत्साह है। सब इस बजट का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार इस बजट में क्या कुछ खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि देखिए कुछ ही समय बचा है, 10:15 हो चुके हैं। 45 मिनट का इस समय शेष है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं मयंक रस्तोगी जी से, जो कि कारोबारी हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस बार इस पिटारे से कई चीजें बाहर आ सकती हैं। जहां लोकल फॉर वोकल पर भी खास नजर बनाने की बात है, जहां आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, एडोब यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की भी बात की जा रही है। आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हैं इस बजट से अपने लिए? Unmute yourself first. हेलो। जी जी सुन पा रहे हैं, बताएं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि भाई दवा पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए और अगर हो तो दर एक समान होनी चाहिए। हम लोगों के जीएसटी में अलग अलग प्रावधान है, किसी में 5% है, किसी में 12% है, किसी में 18% है, तो इसमें बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। दूसरी चीज, ड्रग के बहुत सारे डिपार्टमेंट, ड्रग हमारी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, जैसे होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, नारकोटिक डिपार्टमेंट वगैरह। तो एक डिपार्टमेंट के अधीन हमारी सारी ड्रग्स होनी चाहिए और हमारी होलसेल और रिटेल का मार्जिन भी डिफाइन होना चाहिए। अब जेनरिक की बात आती है तो जेनरिक हमारी और जेनरिक ब्रांड और पेटेंट डिमार्केशन होना चाहिए। तो ये सब चीजों की मेडिसिन में बड़ी दिक्कत आ रही है और एमआरपी की लूट समाप्त होनी चाहिए। एमआरपी का डिफरेंस बहुत होता है जेनरिक वगैरह में हमारे यहाँ जी। और दूसरी चीज, हम लोग ऑनलाइन से बहुत इफेक्टेड होते हैं। ऑनलाइन का कोई लॉ नहीं है हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में ऑनलाइन का कोई लॉ नहीं है। कैसे काम कर रहे हैं ये लोग ऑनलाइन वाले और मार्जिन दे रहे हैं, तो इससे हमारा बिजनेस बहुत सफर हो रहा है। तो इन सब चीजों से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे जीएसटी पर पहले तो टैक्स ना हो, अगर टैक्स होता तो एक ही हो। दूसरा, सारे डिपार्टमेंट हटा के हमारे को एक डिपार्टमेंट के अधीन करा जाए। ठीक है। तीसरा, रिटेल का और होलसेल का मार्जिन डिफाइन होना चाहिए, ये सब चीजों की। और दूसरे, ऑनलाइन समाप्त होना चाहिए। ऑनलाइन में कोई भी ऑनलाइन का प्रावधान हमारे यहाँ लॉ में नहीं है। ठीक है। किरीट पारेख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे बजट देखे होंगे। बहुत कई तरह के बजट होते हैं। एक बजट होता है जो सभी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक ऐसा बजट आता है जो सभी को, मतलब मान लीजिए मिडिल बजट आता है कि हाँ संतुष्ट भी है, नहीं भी संतुष्ट है, और एक ऐसा बजट आता है जिसमें आम जनता के लिए कुछ खास नहीं होता है। तो ये जो बजट आने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं कि जिस तरीके की हमारी इस समय सिचुएशन है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको किस तरीके के बजट की नीड है? किसको सवाल है? जी सर, आपको। हाँ, तो मैंने बताया ना कि मेरा ख्याल से ये बजट सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज लाएगा और ऑल्सो इन्फ्लेशन को, फुकावा को बंद करने, कंट्रोल करने का भी कुछ इसमें मेजर्स हो गए। लाइक मैंने वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं जी। ये भी हो सकता है कि जो इनकम टैक्स है, इनका जो सबसे लोअर ब्लॉक के लोग हैं, उनका जो अभी आजकल अराउंड 250 2.5 लैक्स की जो छूट है, वो इसको शायद 3 लाख तक बढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन का वुड बी कवर्ड फॉर द रियली लोअर मिडिल क्लास पीपल हु आर पेइंग दिस लिटिल बिट ऑफ टैक्स जी। और भी हो सकता है इसमें कि सरकार लोन बढ़ा सकती है स्टूडेंट्स के लिए, कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल जॉइन एजुकेशन में जाए, हायर एजुकेशन के लिए। सो स्किल्स बढ़ेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए जरा it would be important for the country।
एंड एक साथ साथ में इससे बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल। तो मैं हमारे साथ मानता आप जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं उसको जवाब देने के लिए नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप सुन रहे हैं लोगों को कि क्या कुछ उनको उम्मीदें हैं इस बजट से, जहां सभी चाहते हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ हो, तो आपकी सरकार बजट ला रही है, आपको क्या उम्मीदें हैं कि क्या सरकार सभी वर्ग को साथ पाएगी इस बजट में? देखिए, सरकार की हमेशा नीति रहती है कि सरकार जनता की होती है और जनता के लिए ही बजट लाया जाता है। सरकार की नीतियां रहती हैं कि जनता के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कहता है वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाए। जी, सभी निर्णय सभी को लेके चले जाते हैं, मध्यम वर्ग और हमारे जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हर उस वर्ग को साधने का प्रयास सरकार करती है ताकि सभी को सुविधाएं, सभी को समृद्धि और सभी को संपन्न बनाते हुए देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सके, सभी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा आवास प्रदान किया जा सके। जिसके तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर गरीबों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हुए आपकी उज्ज्वला योजना लाई, आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने का कार्य किया। इस तरह की अनेकों योजनाएं वो लाते हैं बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए, कन्या सुकन्या धन योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो हम लोगों के यहाँ निरंतर इन्वेस्टर सबमिट किए जा रहे हैं, इसका असर जो होता है वो कुछ वर्षों में दिखता है, क्योंकि एमओयू जो साइन होते हैं वो तुरंत एक्टिव नहीं होते हैं। उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है उसके तहत जो अवसर आते हैं, जो रोजगार उत्पन्न होते हैं। अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें कार्य करने वाला युवक रोजगार ही पाता है। जैसे हमारे कहता है, अगर मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, लखनऊ के चारों तरफ कहता है एक रिंग रोड बन रही है 104 किलोमीटर की। अगर रिंग रोड का निर्माण हो रहा है तो उसमें कहता है किसी कंपनी को सप्लाई का कार्य मिला हुआ है, लेबर को मिल रहा है, मिस्त्री को कार्य मिल रहा है, इंजीनियर को, सभी उसमें लगे हैं, तब जाके कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और इस आउटर रिंग रोड के आसपास जितना एरिया है वहां पे जो हमारी इन्वेस्टर समिट के तहत जो भी कंपनियां आ रही हैं उनको स्थापित करके वहां रोजगार के अवसर, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है रोजगार तभी आपके यहाँ आएगा जब आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, आपके यहाँ आवागमन का साधन सही होगा। अगर एयरपोर्ट से हम कहता है 10 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट 10 मिनट में तय करते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो इसी के तहत हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और यूपी के साथ साथ देश के सभी राज्यों को डेवलप करने का कार्य में लगी हुई है। इसके तहत आप देख सकते हैं अमौसी एयरपोर्ट के पास हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट डाली गई है जो कि देश में दूसरी यूनिट है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जीडीपी ग्रोथ रहेगा, वो किस स्तर पे जा सकता है और इससे अवसर नए नए लोगों को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र की जैसे आप बात कर रहे हैं, बजट नहीं है, ये देश का बजट है और आज हमें आपकी जो पुरानी उपलब्धियां हैं उनके बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है कि सरकार आगे क्या कुछ लाने वाली है। अब लगातार आप सभी हमारे और 11 बजे यानी कुछ ही समय बाद देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। उस बजट में किसके लिए क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्रियों से, बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। साथ ही किसान नेता भी हमारे साथ सुभाष जी जुड़े हुए हैं लगातार। जी सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगी, किसान काफी कहीं ना कहीं खुश भी है और खफा भी है और कई चीजें हैं जिसको लेकर के वो चाहते हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ ज्यादा हो, यानी किसानों के लिए ज्यादा हो। आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या चाहते हैं आप इस बजट से? अनम्यूट कर ले खुद को। जी सुभाष जी, सुभाष जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। आप अपनी लीड को निकाल करके दोबारा से इंसर्ट करें। चलिए आप कोशिश करिए। हमारे साथ मयंक रस्तोगी जी भी जुड़े हुए हैं, कारोबारी हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपको कई ऐसी चीजें हैं जिससे दिक्कतें हैं, चाहे वो आपका जीएसटी स्लैब्स हो उसमें आप चाहते हैं कि आपको राहत मिले, साथ ही ऑनलाइन बाजार को लेकर के जो कारोबारी है वो काफी दुखी हैं, और क्या कुछ उम्मीदें हैं जहां बताया जा रहा है कि इस बार कारोबार के लिए भी मोदी सरकार काफी कुछ सोच रही है? देखिए, हमारे मेडिसिन के बारे में अगर हम कहें
तो मेडिसिन की ऑनलाइन सेल का क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऑनलाइन का कोई मेडिसिन में प्रावधान है नहीं। उसमें मतलब तमाम प्रकार की कमियां हैं जो उचित नहीं है। और बाकी हमारी सरकार ने योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी बनाई हैं, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। हमारी आयुष्मान योजना जो बनाई है, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाई है, हमारे जनधन योजना जो बनाई है, ये हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी उन सरकार से एक अपील है कि इनकम टैक्स रिबेट भी बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई की दर जो पोजीशन से बढ़ रही है, इनकम टैक्स की रिबेट बढ़ना चाहिए। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। और इन सब चीजों का अगर हो जाए तो कुछ व्यापारी जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, इन लोगों को उससे सुविधा होगी। बिल्कुल, हमारे साथ राम गोपाल जुड़ चुके हैं। राम गोपाल युवा हैं, जो कि क्योंकि हम हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हर वर्ग की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जी राम, क्योंकि बजट आने वाला है, 40 मिनट के बाद बजट आ जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि आपके लिए क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में? देखिए मैम, पहले तो युवाओं के लिए इस बजट में स्थान होना चाहिए, के लिए होना चाहिए, और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनके लिए भी जो है, क्योंकि कोविड के बाद से अभी तक जो है जो दिक्कतें हो रही हैं स्वास्थ्य संबंधी या रोजगार संबंधी, इसके लिए इस बजट में स्थान होना चाहिए। जी, आप देखिए, देश का युवा सिर्फ ये चाहता है कि रोजगार तेजी के साथ बढ़े, कोई बेरोजगार ना हो, सबके हाथ में पैसा हो। साथ ही कई ऐसी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ किरीट पारिक जी भी जुड़े हुए हैं। जी सर, क्योंकि हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है, अगर दुनिया भर में हम देखें तो भारत में जो हेल्थ की चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो काफी सस्ती हैं। लेकिन अगर भारत के लोगों की आमदनी के तौर पर देखें तो यहाँ पर चीजें उनकी आमदनी से बाहर हैं। तो इस पर भी सरकार को कुछ करने की जरूरत है। जिस तरीके से किसान बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस की से जुड़ी चीजें चल रही हैं, कार्ड चल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं, उससे लोगों को राहत मिली है, लेकिन और बहुत सी चीजें करने की जरूरत है सरकार को। या हमारे देश में जो हेल्थ सर्विसेज है, वो मेरा ख्याल से इसको बहुत ज्यादा व्यापक करने की जरूरत है। और अगर आजकल जो हम आईटी और इंटरनेट बढ़ रही है, इससे हम दूर से भी ये सेवा प्रदान कर सकते हैं। डिस्पर्स्ड दूर फैले विलेजेस में अच्छी इसको सलाह दे सकते हैं जी। तो ये सब करना जरूरी है। और अगर जो रोड्स बोर्ड्स बन गए तो लोग भी जल्दी से हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। लेकिन काफी किया है, लेकिन और भी करने की जरूरत है मेरा ख्याल से। सो इसके लिए थोड़ा सा पैसा बढ़ाने की जरूरत है। काम एम्बिशन भी बढ़ानी चाहिए कि हम हर एक गांव में सेवा आर्थिक हेल्थ सर्विसेज वुड बी अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। ओके, ठीक है सर। हमारे साथ प्रवेश दिल्ली से हमारे संवाददाता संसद भवन के बाहर से जुड़ चुके हैं, उनसे कहते हैं कि तस्वीरें दिखाएं। जी प्रवेश, सुन पा रहे हैं आप? जी प्रवेश, हम चाहेंगे कि आप संसद के बाहर खड़े हुए हैं, कौन कौन लोग अभी तक संसद भवन पहुंच चुके हैं? देखिए, हमने प्रधानमंत्री को तो देखा कि वो संसद भवन पहुंचे हैं, वित्त मंत्री पहुंची हैं, क्या नजारे देखने को मिल रहे हैं आपको? जी प्रवेश, अनम्यूट करें अपने आप को। जी प्रवेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जुड़े हुए हैं। जी, जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें हैं, हेल्थ के सेक्टर से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, साथ ही टैक्स को रिलेटेड बहुत उम्मीदें हैं कि टैक्स में छूट मिले, क्योंकि जो लोग सैलरी बेसिस पे हैं उनके ऊपर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा पड़ जाता है कि जो उनकी आमदनी है वो छोटी पड़ जाती है। इसको वो चाहते हैं कि पिछले बजट पे भी उन्हें टैक्स को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके हाथ खाली थे। इस बार ये बजट 2024 चुनावों से पहले है, तो उम्मीद है कि वो अपने वोटरों को साधने के लिए हर वर्ग को कुछ ना कुछ प्रदान जरूर करेंगे।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं और हम आपके साथ साथ हमें भी पूरी उम्मीद है वित्त मंत्री जी आज जो बजट पेश करेंगे इसमें मिडिल क्लास को बहुत कुछ राहत देने का कार्य होगा। जी स्वास्थ्य के संबंध में आपको बताता चलूं, हेल्थ मिशन के तहत सभी राज्यों में सभी स्टेटों के छोटे से छोटे जिलों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए निरंतर। माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए, जिसके तहत कार्य चल भी रहा है। इसके उदाहरण स्वरूप मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो उत्तर प्रदेश की बात आपको बता सकता हूं कि 2017 के पूर्व हमारे यहाँ मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे, आज की डेट में लगभग 30 प्लस हो चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले अर्थात 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की, क्योंकि हमारे साथ समस्या ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्थापित कर देते हैं, बिल्डिंग बनाना आसान काम है, किंतु डॉक्टर के तहत जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास अभी कोविड के समय बहुत से सेटअप डेवलप किए गए थे, जिसमें बहुत से अस्पतालों में 100 बेड के बनाए गए थे इमरजेंसी वार्ड, पर हमारे पास डॉक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि जो हमारी पूर्व की सरकार अगर हम दोषारोपण करें वो उचित नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना एक अलग मायने होता है, पर शिक्षा का एक अलग मायने होता है। मेडिकल शिक्षा को डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। आज के बच्चों में, आज के जनरेशन में अच्छे डॉक्टरों को हमें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर्स होंगे तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर पाएंगे, अस्पतालों का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये हमारे लिए सबसे, उसके तहत ही मेडिकल की शिक्षा को सस्ता करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं और मेडिकल स्थापित कर रहे हैं। सुभाष सिंह जी आप तैयार रहिएगा, साथ ही राम आप भी तैयार रहिएगा। तो 25 मिनट का ये समय बचा है, जिसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली संसद से बाहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन के बाहर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं लगभग 11 बजे वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी। इस समय वो राष्ट्रपति भवन पर है, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार जो है कि पहले भाषण, जो भी बजट पेश करना है उसकी जो कॉपी है वो राष्ट्रपति को दिखाई जाती है, उसके बाद ही बजट पेश होता है। और मैं अभी संसद भवन के बाहर ठीक सामने हूँ और यहाँ पर लगातार अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से मंत्रियों का, जो लोकसभा सांसद है उनका आना जाना शुरू है और काफी सुरक्षा है यहाँ पर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार बहुत 11 बजे जो बजट पेश होगा वो बहुत ही खास होगा, क्योंकि इसमें शिक्षा और टैक्स पेयर के लेकर अहम कोई खुशखबरी आने वाली है, सूत्रों के अनुसार से खबर है। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही समय शेष है और वित्त मंत्री इसके बाद बजट पेश करेंगी और बजट पेश करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। रोजगार योजना क्या है? बजाज फिनसर्व के मुताबिक। जी प्रवेश, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है कि इस बार का बजट कैसा आने वाला है? क्योंकि इस बार अगर युवाओं की बात करें तो वो रोजगार को लेकर के इस बजट से उम्मीद जताए हुए हैं, लगाए हुए हैं। साथ ही अगर हम लोग बुजुर्गों की तरफ जाएं तो उनको अपनी ओल्ड पेंशन बहाली का इंतजार है। तो इस तरीके के कई वर्गों के अलग अलग बिंदु हैं। तो दिल्ली की जनता क्या कुछ सोच रही है इस बजट को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, हर साल जब बजट आता है तो उससे पहले जो आम आदमी होता है वो विशेषकर टैक्स में छूट चाहता है, क्योंकि टैक्स की रिबेट से उसको काफी फायदा होता है। दूसरा, मैं आपको बता देता हूं कि आम आदमी सबसे ज्यादा जो निगाहें रखता है बजट में वो टैक्स पेयर को लेकर रखता है कि इस बार उनको कितनी छूट मिलेगी, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो सैलरीड हो। लेकिन सभी की जो मंशा रहती है कि टैक्स में जो रिबेट है वो इस बार फिर से बढ़े, या फिर हो सकता है कि उसको वहीं पर स्थिर रखा जाए। इसके अलावा मैं बता दूं, शिक्षा दूसरा एक अहम मुद्दा माना जाता है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, जिसमें शिक्षा को लेकर कोई बजट आए। तीसरा मैं बता देता हूं आपको, स्वास्थ्य को लेकर आम लोग जो है सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर ही काफी नजरें बनाए रखते हैं, ताकि उनको उसमें थोड़ा बहुत राहत मिले। और चौथा मैं बता देना चाहता हूँ कि जो किसान है, किसान भी इस बजट में जो है खुशखबरी की खबर मिल सकती है, क्योंकि किसानों के लिए भी एक विशेष बजट में स्थान दिया गया है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। जी प्रवेश, कैबिनेट की बैठक है, इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि इसी के बाद, ठीक इसी के बैठक के बाद बजट पेश किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। उसी के साथ कांग्रेस ने भी अपनी बैठक बुलाई है, जहां इस बजट में घेरने की कोशिश की जाएगी भाजपा को।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बजट का जो सत्र है वो कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू ही हो गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध जताते हुए वहां पर उपस्थिति दर्ज नहीं की थी। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण श्रीनगर में थे और वहां पर मौसम खराब होने के कारण वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सोनिया गांधी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। और ये तो तय है कि विपक्ष जो है बजट को लेकर कोई ना कोई हंगामा या कोई ना कोई विरोध जरूर करेगा। ये तो एक साधारण सी प्रक्रिया है कि विपक्ष हमेशा इस बात को जताने की कोशिश करता है कि ये जो कुछ भी आया है ये आम जनता के लिए या देश के हित में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे संवाददाता भी अभी सुभाष जी कह रहे थे कि इस बार किसानों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ हो सकता है। तो आप लगातार कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं होगा, जहां 6,000 साल किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तौर पर मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसान सम्मान निधि में अगर बढ़ोतरी कर देते हैं, बजट हम दे देते हैं, तो इससे लिए अच्छी कोई बात हमारे लिए नहीं हो सकती। देखिए मैम, देखना ये होगा, हम लोग सिर्फ किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान में कैटेगरी कितनी है, बड़ा किसान कौन है, मध्यम किसान कौन है और छोटा किसान कौन है। गवर्नमेंट कभी निचले स्तर पे जाकर के इस बात का सर्वे नहीं कराती है कि वास्तविक अंतिम सांस का कौन सा किसान है। उस हिसाब से योजनाओं का प्रारूप इनको तय करना चाहिए। जहां तक 6,000 सालाना का सवाल है, तो अगर ये पैसा बढ़ा देंगे तो हमारा जो छोटा किसान है, एकदम छोटा किसान, वो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ओलावृष्टि तमाम मतलब बेसमय बरसातें हो जाती हैं या तमाम दैवीय प्रकोप आ जाता है, स्थितियां खराब होती है, किसान का कोई हाल लेवा नहीं है। सबके साथ कोई ना कोई गॉडफादर है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि किसान आंदोलन और किसान यूनियन, यानी किसानों का जो संगठन है, उसको हर गवर्नमेंट कैद करने की कोशिश करती है। जमीन पर जाकर के किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है कि मैं भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, कांग्रेस के ऊपर लगा रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद सिर्फ है कि जो भी सरकार है, चाहे जिस दल की सरकार हो, वो हम लोगों की तरफ ध्यान दे, हमारे लफाजी पे ना जाए, हमारे भाषण पे ना जाए, हमारा आर्थिक आधार पर मूल्यांकन करा ले कि हम खड़े कहाँ हैं, उसके अनुरूप योजनाएं बनाए और हमको दे। जी, हमारे साथ राम गोपाल तिवारी भी जुड़े हुए हैं जो कि युवा हैं। देखिए, आप देश के युवा हैं, देश का भविष्य हैं और आपकी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, चाहे वो आपके रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन लोन को लेकर के हो। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एजुकेशन लोन में जो ब्याज देना पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं इसको लेकर के? पैकेज सरकार को देना ही चाहिए और रोजगार की व्यवस्थाएं जो है वो सबके सामने है। सभी सरकारी चीजों को प्राइवेट सेक्टराइजेशन की तरफ भेजा जा रहा है, जिससे बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए सरकार को सोचना होगा, इस बजट में उसमें स्थान देना होगा। और जैसे कि भाई साहब कह रहे थे कि किसानों के लिए जो हमारा अन्नदाता है, उसके विषय में भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हवाई बातें ना करके जमीनी स्तर पर किसानों के लिए सोचा जाए। जी ठीक है, तो हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं। जी किरीट जी, आपने लोगों की बात सुनी, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो हमारा आम युवा हो जो देश का भविष्य है, तो क्या लगता है आपको, लोगों में क्या निराशाएं हैं सरकार की अभी तक की योजनाओं को लेकर के, या आपका कहना है कि इस बजट से ये सारी निराशाएं दूर हो जाएंगी? कोई भी बजट से सारी निराशा तो दूर नहीं हो सकती है, लेकिन कम हो सकती है थोड़ी थोड़ी निराशा हो। और मेरा ख्याल से ये बजट यही करेगा, सबकी निराशा थोड़ी सी कम करेगी। सबसे मेरा ख्याल से अगत्य की बात अभी बताई गई है कि युवा को जो एजुकेशनल लोन मिलती है, इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा ख्याल से हमारे देश का प्रॉब्लम में भी ये हो गया कि जो हायर एजुकेशन वो सब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। जब किसी ने बताया कि कृष्णा जी ने बताया कि डॉक्टरों विलेज में और गांव में जाके काम करना नहीं चाहते,
उनकी भी बात हम समझ सकते हैं। बहुत काफी लाखों रुपया खर्च के वो डॉक्टर बने हैं, और उसको फिर ये पैसा कि लोन बोन है और कई तरीके से वो पैसा वापस अर्न करना है, तो वो शहर में ही हो सकता है। तो इसीलिए एजुकेशन को चीप करने की बहुत आवश्यकता है मेरा ख्याल से, क्योंकि हमारे देश में स्किल्स बढ़े और वो फर्दर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि वी हैव एज मच स्किल्ड मैन पावर एज पॉसिबल। जी तो ये एजुकेशन का के लिए मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत है। जी, मयंक रस्तोगी जी, आप कारोबारी होने के साथ साथ आपकी फैमिली भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डीजल के दामों को लेकर के लोग बेहद परेशान हैं और सिलेंडर के दामों को लेकर के बेहद परेशान हैं। साथ ही ऑटो सेक्टर जो है वो भी इतनी कोशिश के बाद भी अभी उसमें उछाल नहीं आ पाया। इसको लेकर के सरकार हालांकि प्रयासरत है, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे काफ़ी जोर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो बहुत महंगे, इसलिए जनता उसकी तरफ जा नहीं रही है। देखिए, इस बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी काम कर रही है पब्लिक के हित के लिए कर रही है, और हम इस बारे में कुछ भी कहने में भाई असमर्थ हैं। ठीक है, तुम्हारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। आपने हम ये जरूर कह जी सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी सस्ती होनी चाहिए, जिससे हर आदमी उसको पॉलिसी को करा सके और उससे लाभान्वित हो सके। जीवन रक्षक औषधियां गंभीर बीमारियों की, जैसे कैंसर है, किडनी है, लेंस ट्रांसप्लांट है, इन सब की दवाओं को सस्ता होना चाहिए, जिससे कि जो भी बीमारी आती है वो हमारी समझ से हमारे जो गरीब भाई हैं उन्हीं के संग में ज्यादा बीमारियां होती हैं, और उनको दवा इतनी महंगी होने की वजह से उनको बहुत समस्या आती है, इसके रेट कम होने चाहिए। जी, केपी सिंह जी, आपने किसान नेता सुभाष सिंह जी की बात सुनी। उनका कहना था कि अगर ये किसान निधि को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि किसान का मतलब ये नहीं है कि उसके पास हजारों बीघा खेती है और वो मोटा किसान है, हर वर्ग का किसान है, छोटा भी किसान है और मिडिल क्लास किसान है। तो उसके लिए सरकार को ये सोचना होगा कि कई तरीके के वर्ग का किसान है, सिर्फ मात्र साल में 6,000 रुपयों से कुछ नहीं होता है। इस राशि को अगर बढ़ाया जाए, इसमें कुछ और संशोधन किया जाए तो कुछ फायदा हो सकता है। अनम्यूट करें अपने आप को। जैसा कि किसान नेता हमारे मोहम्मद आलम जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और हमें भी पूरी उम्मीद है कि इस बार के बजट में हो सकता है कि जो 3 किस्तें आती हैं उसकी जगह 4 किस्तें करने की बात चल रही है, और जब बजट पेश होगा उसके उपरांत ही इस पे फाइनल मोहर लग सकती है। बाकी रही किसान के लिए हमारी मोदी सरकार सदैव प्रयासरत है, इसीलिए लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेती में नवीनीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, छोटे छोटे किसानों को प्रोत्साहित करके आधुनिक कृषि के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष कहता है जिन भी सब्जियों या चीजों का डिमांड होता है उसको पूरा करवाने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दूं, किसानों की जो केसीसी किसान ऋण योजना है उसमें लगातार रह के सरकार उस पर ऋण माफ करने का कार्य भी करती रही है। ये कार्य 2009 से ही चालू रहा, कांग्रेस की सरकार ने भी किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी किया। किसानों के जो आप बात की, आलम जी ने छोटे किसानों की बात की, छोटे किसानों के लिए आपके अगर उनके पास किसी का एक भूभाग भी है तो उन्हें किसान सम्मान निधि स्वतः प्राप्त होती है, उनके खाते में आ जाती है। रही मिडिल जो किसान है उनके लिए गन्ना का, गेहूं का और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। आपको एक जानकारी दे दूं, 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत निरंतर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपने कैंप लगा के मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, बता रही है उसकी उपयोगिता, क्योंकि स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मोटा अनाज, उसके लिए भी बहुत जरूरी है मोटा अनाज। इस तरह की सभी योजनाएं जो सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं छोटे किसानों और मध्यम वर्ग और अपर सभी किसानों के लिए। अभी किसान बिल लाया गया था, लोगों की समझ में शायद नहीं आ सका या समझाने में कुछ चूक रही है, नहीं मुझे पता, पर बहुत ही अच्छी चीजें थी। बीच के अड़तियों को थोड़ा सा उसमें करके डायरेक्ट किसानों को लाभ देने के प्रयास था, पर कभी कभी होता है कुछ चीजें समझने में समझाने में दिक्कतें होती है, जिसके कारण वह नहीं हो सका, वापस लिया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। हो सकता है आने वाले भविष्य में कुछ और संशोधनों के साथ उसको पुनः लाया जाए और किसानों के लाभ के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं और जारी रहेंगे। जी।
किरीट जी, आप सुन रहे हैं क्योंकि महंगाई का दर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो हमारी गृहिणियां हो महंगाई को लेकर परेशान है, सभी महंगाई को लेकर के परेशान है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, विश्व में देखें, तो रूस यूक्रेन का युद्ध भी इसका कहीं ना कहीं कारण है। अमेरिका में भी महंगाई चरम पर है, तो हर जगह महंगाई है। और इस बजट से सबसे ज्यादा, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है और महंगाई जनता के सबसे ज्यादा अकड़ रही है, तो इसको कम करने के लिए सरकार किस तरीके के प्रयास कर सकती है? मैंने दो चीज बताई है इसके लिए। एक तो मेरे ख्याल से कि इनकम टैक्स के एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाई जाएगी, और दूसरी बात है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम में कीमत कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि सबको लोन्स थोड़ी सी सस्ता दर पे मिले, वो भी हो सकता है। तो इसलिए, लेकिन अगर हम बिल्कुल छोटे किसान की बात करते हैं कि जो जिसके पास कोई जमीन नहीं है और कुछ नहीं है, कल्टीवेटर बट डजंट ओन द लैंड, उनके लिए जो मध्य प्रदेश उड़ीसा ने जो स्कीम बनाई थी कालिया, वो मेरा ख्याल से सबसे अच्छी स्कीम है। इसके हिसाब से सबको पैसा दिया जाता है एंड इससे सबको राहत भी मिल सकती है। तो मेरा ख्याल से कुछ कालिया जैसी स्कीम सरकार को लागू करने से कई छोटे किसानों को राहत मिल सकती है। जी जी किरीट जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए थे, बीजेपी के नेता जुड़े हुए थे, अर्थशास्त्री और युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने विचार इस पूरे मुद्दे पर रखे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से ठीक 15 मिनट बाद संसद भवन में अपना बजट पेश करेंगे। आम जनता का ये आम बजट पेश होगा। कैबिनेट की बैठक जारी है, उसके ठीक 15 मिनट बाद, अब से 15 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी संसद भवन में। 11 बजे ये बजट पेश होगा और मोदी सरकार का ये आखिरी बजट होगा। मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट होगा। इस बजट में क्या कुछ खास होगा, ये 11 बजे हम सभी को पता चलेगा। और फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।